देखिए इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड, घरेलू और विदेशी व्यापार। देयर एग्जिस्टेड सेवरल कैटेगरीज ऑफ ट्रेडर्स, उस समय वहाँ पर बहुत ही तरीके के व्यापारी मौजूद थे, इंक्लूडिंग द नोमैडिक ट्रेडर्स, जिसमें आदिवासी व्यापारी भी थे जैसे कि बंजारा लोग। ट्रेडर्स ऑर्गेनाइज देमसेल्स इन डिफरेंट ग्रुप्स, व्यापारियों ने अपने आप को अलग अलग ग्रुप्स में बांट रखा था। टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड ट्रेड गिल्ड्स, जिसमें वो अपने अपने एसोसिएशन बनाते थे। ट्रेड गिल्ड्स व्यापार करने के झुंड अलग अलग बनाते थे। ईच एसोसिएशन हैड अ हेडमैन, हर संगठन का एक मुखिया होता था। हु टुक मेजर डिसीजंस, जो कि मुख्य फैसले लेता था ऑन इट्स बिहाफ, ट्रेड के बिहाफ पर। द गिल्ड सेट अप रूल्स एंड रेगुलेशंस, गिल्ड यानी जो टीम होती थी वो नियम कानून बनाती थी व्यापार करने के लिए। फिक्स्ड प्राइसेस फॉर डिफरेंट आइटम्स, अलग अलग सामानों के दाम तय करती थी। एक्सटेंडेड लोन्स टू ट्रेडर्स, व्यापारियों के लिए लोन बढ़ाती थी। गिव ट्रेनिंग टू न्यू ट्रेडर्स, नए व्यापारियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। एंड प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल ट्रेडर्स, और यही गिल्ड लोग जो थे ये व्यापारियों के जो भी इंटरेस्ट थे, उनकी जो भी बातें थी उनको प्रोटेक्ट भी करते थे। सम ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रेडिंग गिल्ड्स वर द मणिग्रामम एंड नाना देसी, कुछ बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारिक गिल्ड्स जो थे, ट्रेडिंग गिल्ड्स थे, उनमें मणिग्रामम और नाना देसी हैं। दीज गिल्ड्स ट्रेडेड एक्सटेंसिवली, ये जो गिल्ड्स थे बहुत ही बड़े पैमानों पर व्यापार करते थे। ठीक है, ये जो ग्रुप था व्यापारियों का, मर्चेंट्स का, ये बहुत ही बड़े पैमाने पर घरेलू और भारत के बाहर व्यापार करता था। द चटियार्स, हिंदू बनियाज, मुस्लिम बोहराज एंड द मारवाड़ी ओसवाल कम्युनिटीज इमर्ज्ड एज द प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ द कंट्री। चटियार्स लोग उस समय के, हिंदू बनिया लोग जो थे, मुस्लिम बोहरा लोग और मारवाड़ी ओसवाल जो समुदाय था या ग्रुप था, वो प्रमुख व्यापारिक समुदाय थे देश के। दे सोल्ड टेक्सटाइल्स, ये कपड़ा बेचते थे, इंडिगो नील बेचते थे और मसाले बेचते थे चाइना को, पर्शिया को और दूसरे अरब देशों को। इन एक्सचेंज, बदले में दे ब्रॉट गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका एंड चाइनीज़ ब्लू पॉटरी एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। बदले में व्यापार के वो सोना और आइवरी यानी मूर्ति वगैरह अफ्रीका से लाते थे और चाइना से ब्लू पॉटरी लाते थे, यानी ये बर्तन की एक किस्म है। ठीक है, चाइनीज़ बर्तन लाते थे और चांदी साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से बदले में ये सारी चीज़ें मिलती थीं। द हाई डिमांड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स आल्सो लेड टू एक्सपेंशन ऑफ एसोसिएटेड ऑक्यूपेशन सच एज वीविंग, स्पिनिंग एंड डाइंग। भारतीय कपड़ों की बहुत ज़्यादा मांग होने की वजह से इससे जुड़े हुए जो दूसरे व्यवसाय थे उनको भी, वो भी बहुत ज़्यादा फैले, जैसे कि बुनाई करना, स्पिनिंग कताई करना एंड डाइंग कपड़ों में कलर करना। बाय द 18th century अंडर द ब्रिटिश रूल इंडियन टेक्सटाइल्स एंड क्राफ्ट्स वर कम्प्लीटली रूइंड एंड रिप्लेस्ड बाई मशीन मेड गुड्स। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी शासन के अंडर में भारतीय कपड़े और भारतीय कारीगर यानी कलाएं पूरी तरीके से बर्बाद हो गईं और इनकी जगह पर मशीन से बने हुए सामान आ गए। न्यू कॉमर्शियल टाउन्स इमर्ज अंडर द ब्रिटिश, नए व्यावसायिक कस्बे अंग्रेज़ों के अंडर में आए एंड इंक्लूडेड बॉम्बे, जिसमें शामिल हुए बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, अब कलाकारों के साथ तकनीक कैसे आई। थ्रू द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मिडिवल पीरियड, मध्यकालीन युग के या मुग़लों या सुल्तानों के समय के जो अलग अलग सोर्सेज हम लोगों को मिले हैं, उनके ज़रिए वी कम टू नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राफ्ट्स, हमें ये पता चला कि किस किस तरीके की वहाँ पर कलाएँ और उद्योग धंधे भारत में मौजूद थे। द अपर क्लासेस ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड हैड अ लेविश लाइफ स्टाइल, ऊँची जात का या ऊँचे बहुत ही अमीर लोग जो थे मिडिवल पीरियड के, उनकी बहुत ही शाही जीवन था उनका। दैट लेड टू अ डिमांड ऑफ लग्जरी आइटम, जिसकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा लग्जरी आइटम्स की मांग होती थी। मेनी न्यू ऑक्यूपेशंस, बहुत सारे नए व्यवसाय जैसे कि मेसन्स यानी मिस्त्रीगिरी, कारपेंटर्स बढ़ईगिरी, टेलर्स कपड़ा सिलने वाले, पेंटर्स चित्रकार,
वीवर्स बुनकर जो कपड़ा बुनते थे, केम अप एज अ रिजल्ट ऑफ दीज डिमांड्स। इन मांगों की वजह से ये ऑक्यूपेशंस भी बढ़ने लगे। बंगाल बिकेम अ प्रोमिनेंट ट्रेडिंग सेंटर। बंगाल एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र बन गया ड्यू टू इट्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर कपड़े का उद्योग होता था, कॉटन के कपड़े का। एक्सपोर्ट क्वालिटी सिल्क यानी बाहर भेजने लायक जो सिल्क था वाज आल्सो मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ये भी मुगलों के समय में तैयार किया गया था। विच हैड ह्यूज मार्केट्स इन यूरोप, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी मार्केट यूरोप में थी, एंड अदर पार्ट्स ऑफ एशिया, और एशिया के दूसरे शहरों में भी थी। शुगर वाज आल्सो अ पॉपुलर एक्सपोर्ट आइटम बिसाइड्स स्पाइसेस। मसालों के अलावा जो शक्कर थी वो भी बहुत ही पसंद किया जाने वाला, बाहर भेजा जाने वाला आइटम था। लार्ज वैरायटी ऑफ ज्वेलरी, अलग अलग किस्मों की ज्वेलरी, परफ्यूम और फर्नीचर भी तैयार किए जाते थे। बहुत सारे कारखाना या फैक्ट्रीज़ को भी सेटअप किया गया बहुत सारे कस्बों में, विच फ्लरिश ड्यू टू फॉरेन ट्रेड, जिनका डेवलपमेंट विदेशी व्यापार की वजह से हुआ था। मोस्ट इंडियन सिल्क वीवर्स, ज़्यादातर भारतीय रेशम को बुनने वाले जो बुनकर थे, वर कैपेबल इनफ टू रिक्रिएट द मोस्ट इंट्रिकेट यूरोपियन पैटर्न्स इन टेक्सटाइल्स। वो बहुत ही मुश्किल जो डिज़ाइन थी यूरोपियन तरीक़ों की कपड़ों के ऊपर जो की जाती थी उनको कर लेते थे। देयर बाई क्रिएटिंग अ ह्यूज डिमांड फॉर सच टेक्सटाइल्स ओवरसीज़। इस वजह से इस तरीके के कपड़ों की जो मांग थी वो समुद्रों के पार यानी दूसरे महाद्वीपों में भी पसंद की जाने लगी। मैनी यूरोपियन अकाउंट्स डिस्क्राइब द इंडियन क्राफ्ट्समैन। बहुत सारे यूरोपियन किताबें ऐसी हैं या अकाउंट्स ऐसे मौजूद हैं जिसमें भारतीय कलाकारी के बारे में बताया गया है मध्यकालीन युग की। टू बी टैलेंटेड इनफ टू रेप्लिकेट यूरोपियन मॉडल शिप्स, टू बी टैलेंटेड इनफ टू रेप्लिकेट यूरोपियन मॉडल शिप्स, यानी यूरोप के जो मॉडल शिप्स होते थे, जो जहाज़ होते थे, उनको रेप्लिकेट करने के लिए यानी उनमें डिज़ाइनिंग करने के लिए उनको और फिर बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के जो टैलेंट था वो भी मिडीवियल पीरियड में इंडियन कलाकारों के अंदर मौजूद था। ऐसा यूरोपियन अकाउंट्स में देखने को मिलता है। सम ऑफ विच वर सपोज टू बी बेटर दैन द ओरिजिनल मॉडल्स। और कुछ मॉडल्स तो ऐसे होते थे समुद्री जहाज़ों के जो ओरिजिनल मॉडल से भी सुंदर होते थे। पुराने समय की मूवीज़ वगैरह आपको अगर दिखाई जाएंगी, इंग्लिश चैनल जो हम लोग के यहाँ आते हैं जैसे स्टार मूवीज़ हो गया, ठीक है, यहाँ पर कई बार ऐसी पुरानी मूवीज़ दिखाई जाती हैं ब्रिटिश लोगों की जिसमें उनके घरों में आप देखते होंगे मॉडल शिप्स, जहाज़ों के मॉडल रखे रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कलाकारी जो थी वो भी भारतीय कलाकारों के अंदर मौजूद थी मिडीवियल पीरियड में। वही कह रहे हैं कि कुछ मॉडल शिप्स तो ऐसे बनाए जाते थे जो ओरिजिनल मॉडल से भी बहुत ज़्यादा सुंदर होते थे, बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे। अब देखिए मासुलीपट्टनम। द टाउन ऑफ मासुलीपट्टनम और मछलीपट्टनामीज़ वाज लोकेटेड ऑन द कृष्णा रिवर डेल्टा। मासुलीपट्टनम का जो शहर है वो कृष्णा नदी के डेल्टा पर बना हुआ है। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप इट्स फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट देयर ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर पहला अपना व्यापारिक जगह बनाई या केंद्र बनाया या प्लेस बनाया कोरोमंडल कोस्ट पर। यह कोरोमंडल समुद्री किनारे का नाम है एक, वहाँ पर अपना इन्होंने व्यापारिक केंद्र बनाया। इट इज़ बिलीव दैट मछलीपट्टनम गॉट इट्स नेम ओइंग टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गेटवे टू द टाउन डेकोरेटेड विद आइज ऑफ फिश ऑल्सो कॉल्ड मछली इन हिंदी। मछलीपट्टनम को अपना नाम मछलीपट्टनम इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक गेटवे बनाया गया था, अंदर जाने का एक रास्ता इस कस्बे में बनाया गया था, डेकोरेटेड विद आइज ऑफ फिश, जिसे मछली की आँखों से सजाया गया था, जिसे हिंदी में मछली भी कहा जाता है। इट वॉज वन ऑफ द एशियन ब्रिटिश सेटलमेंट्स। ये पुराने समय के अंग्रेज़ों के रहने का सेटलमेंट्स का एक उनमें से एक है। एंड द चीफ पोर्ट ऑफ गोलकोंडा इन इंडिया, और इंडिया में गोलकोंडा का मुख्य बंदरगाह शहर भी मछलीपट्टनम ही है। मछलीपट्टनम वॉज वेल नोन फॉर इट्स कलमकारी वर्क। मछलीपट्टनम अपने कलमकारी के काम के लिए भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। कलमकारी भी आपके कपड़ों के ऊपर ही की जाती है। कलम मीन्स पेन, कलम का मतलब होता है पेन और करी का मतलब काम। टेक्सटाइल्स एंड पेंटिंग्स वर क्रिएटेड, कपड़ों का और चित्रकारी का काम किया जाता था।
यूजिंग वेजिटेबल डाइज, जिसमें सब्जियों से बने हुए डाई का इस्तेमाल किया जाता था, कलर का इस्तेमाल किया जाता था। A special dyed cotton cloth produced in मछलीपट्टनम called चिंच was very popular in European markets। बहुत ही विशेष तरीके के कलर के से कॉटन के कपड़ा एक वहाँ पर तैयार किया जाता था मछलीपट्टनम में, जिसे चिंच कहा जाता था। ये यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। इन फैक्ट फ्रेंच ट्रैवलर फ्रैंकस बर्नियर mentions that the best chinch came from मछलीपट्टनम on the coast of Madras, present day चेन्नई। वास्तव में फ्रेंच का यात्री फ्रैंकस बर्नियर ने यह मेंशन किया है अपनी किताब में कि चिन जाम का जो कपड़ा है वो सबसे बेस्ट कपड़ा है मछलीपट्टनम का, जो कि मद्रास के कोस्ट पर आता था। मद्रास भी आपका बंदरगाह शहर है प्रेजेंट में भी। यहाँ पर बहुत सारे समुद्री जहाज़ आज भी वर्तमान समय में प्रेजेंट डे में भी आते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो प्रेजेंट डे चेन्नई में भी बहुत सारा चिन नाम का जो कपड़ा था जो कि बनता था मछलीपट्टनम में, वो प्रेजेंट डे चेन्नई में आता था। ऐसा फ्रैंकस बर्नियर ने अपनी किताब में बताया है। अब सूरत देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है ये भी। सूरत इज़ अ पोर्ट सिटी इन गुजरात। सूरत गुजरात का एक बंदरगाह शहर है। फ्रॉम अ स्मॉल हैमलेट ड्यूरिंग द 13th century इट ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू अ मेजर ट्रेडिंग सेंटर। स्मॉल हैमलेट एक छोटा सा स्वर्ग आप कह सकते हैं। 13th century में ये एक छोटा सा स्वर्ग होने के साथ साथ धीरे धीरे ये एक बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में बन गया, विकसित हो गया। सूरत वाज सिग्निफिकेंट इन फॉर्मिंग ट्रेड लिंक्स विद वेस्ट एशिया। सूरत ने धीरे धीरे अपने लिंक वेस्ट एशिया से भी व्यापार में बना लिए थ्रू द गल्फ ऑफ ऑर्मस की खाड़ी से। ठीक है, खाड़ी ऑर्मस ये नदी का ही एक रूप है, आप रिवर कह सकते हैं। गल्फ ऑफ ऑर्मस एक खाड़ी का नाम है, नदी का नाम है। इनफैक्ट सूरत वाज नोन एज द गेटवे टू वेस्ट एशिया। वास्तव में सूरत जो है वेस्ट एशिया में घुसने का रास्ता था। इट वाज आल्सो द रूट टू मक्का एंड मेनी पिलग्रिम शिप्स। मक्का मदीना जाने का भी यही रास्ता था। गल्फ ऑफ ऑर्मस से ही जाया जाता है। एंड मेनी पिलग्रिम शिप्स सेल्ड फ्रॉम देयर। बहुत सारे तीर्थ यात्रियों के जो जहाज़ होते थे, समुद्री जहाज़ होते थे, वो भी यहीं से सेल करते थे, यहीं से यात्रा अपनी समुद्री यात्रा शुरू करते थे। बाय द 17th century 17वीं शताब्दी से पुर्तगाली लोग, डच लोग और अंग्रेज इस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउसेज एट सूरत। इन लोगों ने अपने व्यापारिक कारखाने और माल गोदामों को सूरत में तैयार कर लिया। सूरत वाज फेमस फॉर इट्स कॉटन टेक्सटाइल। सूरत अपने कॉटन के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। गोल्ड लेस बॉर्डर्स, सुनहरे लेस से बनाए गए बॉर्डर्स, जिसे जरी का काम भी कहा जाता था, और डायमंड हीरे का काम भी किया जाता था। ठीक है, कॉटन के कपड़ों के लिए सूरत फेमस था। सुनहरे बॉर्डर्स, सुनहरे लेस की बॉर्डर्स बनाने में और हीरों के लिए प्रसिद्ध था। मेनी रेस्ट हाउसेज, बहुत सारे आराम गृह या आराम करने के लिए जो घर थे, वर बिल्ड टू कैटर टू नीड्स ऑफ द पीपल हु फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो उन लोगों के लिए तैयार किए गए जो कि पूरे विश्व से यहाँ पर आते थे, संसार से आते थे। हाउएवर विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, लेकिन फिर भी मुगल साम्राज्य ख़त्म हो जाने के बाद साथ ही द इम्पोर्टेंस ऑफ सूरत आल्सो डिक्लाइन। सूरत की इम्पोर्टेंस भी ख़त्म हो गई आखिरी में 17वीं शताब्दी में। द डिक्लाइन ऑफ सूरत रिजल्टेड फ्रॉम न्यूमरस फैक्टर्स। सूरत का डिक्लाइन होने का जो रिज़ल्ट रहा, उससे बहुत सारे ऐसे कारण, उसके बहुत सारे कारण थे, जैसे कि लॉस ऑफ मार्केट्स, बाज़ारें ख़त्म हो गई, समुद्री रास्ते बंद कर दिए गए, एंड कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे से कंपटीशन हो गया व्यापार के मामले में। नियर बाई पोर्ट, ये पास का ही एक बंदरगाह था। वेयर द ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप इट्स हेडक्वार्टर्स, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने मुख्यालय बना रखे थे या मेन ऑफिसेस बना रखे थे। ये हो गया आपका चैप्टर। नेक्स्ट ऑन थैंक यू वेरी मच।